pH is a molar extension coefficient. Molar extension coefficient. Finally क्या आ गया था? A is proportional to B आ गया. It means देखो अगली लाइन से देखो. It means absorption will be directly proportional to the. It means absorption will be directly proportional to the. Will be directly proportional to the length of medium. Will be directly proportional to the length of medium. It means it means if it means if length it means if length will be increased. It means if length will be increased, then absorption of photoradiation, then absorption of photoradiation is also increased. Absorption of photoradiation is also increased. Next heading go beta Beer's law. Beer's law. Beer's law क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन के. बताया था ना, बियर की बात करेंगे तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, और सॉल्यूशन की कोई ना कोई क्या होती है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन होती है. क्लियर है? चलो हाँ जी. देखो बेटा, यदि अरे हिंदी में बोलो सॉरी. इफ यार लिख दिया. यदि if absorption medium if absorption medium will be present. कैसा लगता है बेटा? तो बेटा ऐसे धोखे में लगेंगे. चल. if absorption medium will be present in a form of solution. Medium will be present in a form of solution. Then the relationship then the relationship then the relationship in between then the relationship in between incident radiation then the relationship in between incident radiation and transmitted radiation and transmitted radiation will be transmitted radiation will be given by will be given by Beer's law. Will be given by Beer's law. According to this law, according to this law, ठीक है. देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डैश लगाओ, और डैश लगा के नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट करो. व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम when monochromatic light beam should be entered when monochromatic light beam should be entered perpendicular should be entered perpendicular to the solution to the solution then absorption will be आंसर करना है आपको. will be directly proportional to the बताओ बस और क्या. will be directly proportional to the concentration of the solution. Will be directly proportional to the concentration of the solution. It means A is directly proportional to C. It means A is directly proportional to C. Okay. ठीक. Next heading लिखो. Beer Lambert law. अपन ने separately कौन सा पढ़ लिया? Lambert. Separately पढ़ लिया Beer. Now we mix it and then we form Beer Lambert rule. ठीक है बेटा? Beer Lambert rule. जैसे
सिलेक्शन रूल कहा था, मैंने कहा था कि विजिबल के लिए छोड़ दो, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो +-1 है। ठीक है, पता कैसे चलेगा मैं बता रहा हूं, आपने उस दिन फोकस नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ देयर इज नो प्रॉब्लम टू शो ट्रांजिशन इन बिटवीन v is equals to 0 to v is equals to 2, v is equals to 0 से किस में जा सकता है, v is equals to 2 में जा सकता है और खूब जाता है, डजंट मैटर, इस बात से मैटर नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा। और मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको एक एग्जांपल दे तो रहा था, देखो परमिशन डिपेंडेंस किस पे करती है, परमिशन पे। ऐसा थोड़ी है मुझे मेरे मन में कोई काम बैठ गया मुझे करना है, अब मैंने घर वालों से परमिशन ली, उन्होंने परमिशन दे दी, वो होगा, और अगर उन्होंने मना कर दी फिर भी होगा, क्योंकि मेरे मन में तो क्या है, बैठ गया है। समझना मेरी बात को, तो काम तो होगा, ट्रांजिशन तो होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, जब मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दे दी तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 100% होगी। मुझे डर ही नहीं लगेगा किसी चीज का, मुझे क्या लगेगा, घर वालों ने तो परमिशन मुझे दे दी है। सपोज दैट मैंने अपने घर वालों से कहा, मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे बुआ जी के यहाँ जाना है, ठीक है, तो घर वाले क्या कहेंगे, जाओ, परमिशन तुरंत प्रभाव से मिलेगी, गाड़ी की चाबी लेके जाओ, 50 रुपए लेके जाओ, केले लेके जाना, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 100%। लेकिन अभी मैंने पापा से क्या कहा, पापा जी बुआ जाना है, क्या होगा, चप्पल उड़ती हुई आएगी, स्टैक ले गोवा, पर अपन को तो जाना है तो अपन जाएंगे। सुनना मेरी बात, तो ट्रांजिशन तो v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 2 में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, लेकिन जो परमिशन मिलती है ना बेटा, वो v इक्वल्स v बराबर कहाँ मिलती है, +-1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, पूरा आंसर दूंगा, पूरा सुनना मेरी बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब पता कैसे चलता है, एक्चुअली जब v इक्वल्स टू +-1 ट्रांजिशन जब होते हैं तो इनसे जो स्पेक्ट्रम आता है वो क्लियर स्पेक्ट्रम आता है, और क्लियर इस तरीके से स्पेक्ट्रम आता है, क्लियर स्पेक्ट्रम की हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। जबकि v इक्वल्स टू अगर प्लस मोर देन +-1 है, 1 से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ब्लंट स्पेक्ट्रम आता है। ये यहाँ तक की बात, और इससे हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसकी हम स्टडी नहीं कर सकते, इसकी हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो अगर +-1 हो रहा होगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, बहुत क्लियर शार्प एज लाइक करता है, पीक्स एक एक पीक क्लियर दिखाई देती है। एक्चुअली ग्राफ पेपर पे आते हैं, समझ में आ गया, तो आप मेरी बात का आंसर देना। एक का अपन ने 10th क्लास में सबने ग्राफ पेपर बनाए थे, ग्राफ पेपर में छोटी छोटी लाइनें होती है, ठीक है, अगर आपने पेंसिल कैसी ली थी, शार्प थी या ब्लंट थी, शार्प थी, अगर ब्लंट ली थी तो वैल्यू 2-3 से टच नहीं हो रही थी, ऊपर भी टच हो जाती थी, नीचे भी टच हो जाती थी, तो क्या आप उसको इजीली आपसे कहे कि फिगर आउट करो, उसे एकदम वैल्यू निकालो फिगर आउट करके, तो निकाल देते थे क्या वैल्यू, नहीं निकाल पाते थे। अगर और शार्प एज है तो फिर निकाल देते थे, बस सेम 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 थिंग होगा। यहाँ पर ब्लंट में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, एक्चुअली ये जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो ग्राफ पेपर से आते हैं और फिर उनकी स्टडी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर शार्प एज होगी, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, तो वैशाली मैम वगैरह जो भी पढ़ाएगा तुम देख लेना, तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, एक मिनट। देखो देखो, एक्चुअली सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स आते हैं, और सिग्नल आते हैं पड़ोसी से, खुद से सिग्नल खुद के लिए थोड़ी आएंगे, क्यों भाई, सिग्नल किससे आएंगे, पड़ोसी, तो किस पर फोकस करना है अपन को, पड़ोसी, ठीक है। अच्छा पड़ोसी क्या करता है बेटा, सिग्नलों की स्प्लिटिंग कर देता है, पड़ोसी घर में लड़ाई करवा देता है ना, ये भी तो ना। तो अब तुम्हें यही करना है, चीज ध्यान रखनी, तो मैं समझाता हूँ, आपको क्या करना है, आपको मेरी एक हिंट याद रखनी है, एक लाइन के लिए बनाएगा, ठीक है, ये देखो मैंने एक लाइन, इसके लिए बने, एक लाइन दो पार्ट में डिवाइड होगी, कितने में डिवाइड होगी, दो में, बताया नहीं था क्या मैं तुम्हें, और हर किसी के लिए क्या आएगा, बना, ये ये बताया था ना, ये वाला, हाँ ये तो जब फोटो केमिस्ट्री पढ़ाई होगी तब बताया होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके, इसके लिए क्या था, 1:1, 1:2:1, 1 के लिए सिग्नल कैसा आता है, 1:1 के लिए कैसा आता है। अब अगर ये इनकी पीक्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, अब ग्राफ पेपर पर अगर ब्लंट आएंगे तो फिर अपन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाएंगे, उसको फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें उसे फिगर आउट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एज शार्प होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। तो अगर +-1 के लिए होंगे तो कैसा आएगा, शार्प एज वाले आएंगे, और अगर मोर देन +-1 के लिए तो कैसा आएगा,
अब आगे समझ में नहीं आया, ऐसे पता चल जाता है स्पेक्ट्रम देख के। मतलब बेटा इतना इजी नहीं है सब काम, मतलब ये टेक्निक है बड़ी है। एक्चुअली आप आईआईटी में जाओगे, जाओगे क्या, लेकिन अगर किसी का हो जाता है ना, इसके गेट वेट क्वालिफाई हो जाता है या जेम क्लियर हो जाता है किसी का, ठीक है ना, तो वहां जाते हैं तो वहां पे एक्चुअली पूरी की पूरी कैंपस है, उस कैंपस का नाम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उस कैंपस में पूरे के पूरे क्या लगे हुए हैं, मशीन्स लगी हुई हैं। आप उसमें एंटर हो, जैसे आप एंटर हुए जेके कॉलेज में इधर से, ठीक है, तो ये कैंपस स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। तो राइट साइड में पहली जो रूम है उस पर लिखा होगा यूवी स्पेक्ट्रम, तो उसमें आप यूवी लेने चले जाओ। यूवी से हम कॉन्जुगेशन को डिटरमाइन करते हैं। उसके साइड में सपोज आपने राइट साइड देखा, राइट साइड में एक था, लेफ्ट साइड वाला देख लिया, लेफ्ट साइड वाले पे लिखा रहता है आईआर। आप जाके आईआर ले आओ, फंक्शनल ग्रुप ले आओ, ऐसे स्पेक्ट्रम ले आओ। फिर एनएमआर, किसी पे लिखा रहता है एनएमआर, आप जाके वहां पे एनएमआर ले आओ, उसका हाइड्रोजन के बारे में डिटेक्ट कर लो। फिर अगले पे लिखा रहता है मॉस बियर। ऐसे ईएसआर, एनएमआर, मॉस बियर, एक्सरे, ना जाने कितने प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और हर मशीन करोड़ों रुपए की है बेटा। पूरा का पूरा रिसर्च वर्क चलता रहता है। इनफैक्ट जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो इस पर रिसर्च करते रहते हैं पूरी पूरे। तो मेरी पीएचडी यहीं से चल रही है, ब्रज से, एमएसजे कॉलेज से। तो मुझे जब मैं जब कंपाउंड में वर्क कर लेता हूँ ना, तो मुझे उसके बाद उसको आईआईटी भेजना पड़ता है। तो बढ़िया, मेरी एक फ्रेंड है आईआईटी में, क्लासमेट रही थी वहाँ है, उसको पीएचडी कर रही है वो भी, तो मैं उसके पास भेज देता हूँ, उसके नाम से सैंपलिंग हो जाती है, पैसे नहीं लगते। वरना बस तो इसीलिए बना के रखनी चाहिए सबसे बेटा, ठीक है ना, बिगाड़ना मत, बिगड़ जाती है उल्टे सीधे चक्करों में। तो सैंपलिंग निकल के आ जाती है, वो मुझे स्पेक्ट्रम भेज देती है, फिर मैं उनका एनालिसिस करवा लेता हूँ किसी से, तो मुझे मेरे कंपाउंड का पता चलता है, या फिर वहीं से वो एनालिसिस करके भेज देते हैं। बिल्कुल बेटा, जैसे आपने वो देखे, कभी आप देखना, आप उसमें लिखना अपने यूट्यूब पे, अपन कहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखना, ठीक है ना, अलग ही सीन है अपना तो, ठीक है ना। तो आप क्या करना, यूट्यूब पे लिखना कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी एपरेटस, उसमें लिखे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एपरेटस, आईआर, यूवी, तो वो एपरेटस निकल के आएंगे। अपन एपरेटसों को जब विजुलाइज करोगे ना, तो आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी, आपको समझ में आएगा कि मशीन कैसी है, ये एपरेटस कैसे है, वर्क कैसे करते हैं, इनमें कैसे होता है। इवन जब मैं खुद बीएससी थर्ड ईयर पढ़ता था ना, मैं खुद कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, खूब बढ़िया नंबर थे फिजिकल में, केमिस्ट्री से बड़ी खूब बढ़िया नंबर थे, सब में बढ़िया नंबर थे, पर कैसे थे, समझ में थोड़ी थे, है रट्टा है रट्टा, जहाँ परसेंटेज तो बनानी है, घर वालों को परसेंटेज तो चाहिए ना, अपन दे देंगे ना परसेंटेज बना के, कौन सी बड़ी बात है, बैठ जाओ और क्या, 2-4 घंटे बैठ लो सिंसियर हो गए, और बुक खोलो और थेरेटाई हो थेरेटाई। समझ में नहीं आ रहा अपन को कुछ, अपन ने क्या कर दिया, अपन ने रट्टा मार दिया, ठीक है ना, बस समझ में कब आया, जब बड़ी क्लासों में आ गए, तो किसी ने टीचर ने समझाया नहीं कैसे होता है कैसे होता है। उस वो ये कहता था टीचर से, पूछो भी क्यों दिमाग लगा रहा हो यार, पहले तुझे क्या करना है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। और एक्चुअली क्या, केमिस्ट्री समझ में रिवर्सेबल आती है, 11th में आओ 12th में आओ रटते ही हैं अपन, कौन सा कोई ज्यादा समझाता है, ऐसा होता है मान लेते हैं। लेकिन जब हायर एजुकेशन में पहुंच जाता है ना, तो हायर एजुकेशन में जाके समझ में आता है, अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नहीं किया। हो जाएगा धीरे धीरे, तो अपने को हायर एजुकेशन में जाना है, समझा दिया बहुत बढ़िया, तो प्लस में रहेगा बेटा, कहेगा कि कोई गुरु जी आए थे, बहुत सही बात कह गए थे। और अगर हायर में चला गया ना, तो यूँ कहेगा यार मान लेता तो ज्यादा सही, भूल के ही मत जा हायर, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। देखो ये तो गलती है, मुझसे तो गलती हो गई, मेरे तो घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी मेरे साथ। मैंने तो उनसे यूं कहा था, ऐसा मास्टर देखो का, स्टूडियो लंबे पूरे मास्टर, मैंने उनसे यूं कहा था, तो हाथ पैर जोड़ रहा हूँ प्लीज, मुझे दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, पुलिस पुलिस में जाऊंगा, बढ़िया लगूंगा, तुम कहाँ मास्टर बना रहे हैं घर वाले, जबरदस्ती, जबरदस्ती। फिर एमएससी की बात आई, एमएससी में एक तो क्या है ना, सिस्टम क्या था, मेरी मम्मी वो है, लेक्चरर है इंग्लिश की फर्स्ट, ठीक है ना, पापा आर्मी में, ठीक है, अब तो रिटायर हो गया आगे। तो क्या है, पापा आर्मी एजुकेशन कोर में थे, आर्मी में भी कोर होती है, उसका नाम है आर्मी एजुकेशन, ठीक है ना, उनकी मैं अकेला पुत्र था, पुत्र था क्या हूँ, ठीक है ना। तो क्या उनके क्या एक्सपेक्टेशन मेरे से ही रहती है, शुरू से ही रहती है कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। उनके मन में क्या था कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं या तो आर्मी में जाऊं या मैं पुलिस में जाऊं, अपना और कोई सपना ही नहीं था जीवन में। अपन का सपना था अपन या तो आर्मी में जाए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, बाबा साहब भी आर्मी में थे, फिर पापा जी भी आर्मी में थे, फिर सब आर्मी वाला बैकग्राउंड चला रहा था कि भैया रिलेशन में वो भी आर्मी में ऑफिसर है, ठीक है। तो अपना ही मन था अपन किस में जाए, आर्मी, घर वालों का नहीं, कोई आर्मी फार्मी नहीं, यही रहो चुपचाप, घर पे रहना है, ठीक है ना, घर से बाहर नहीं निकलना अपन को, समझा दिया। फिर मैंने कहा आर्मी में नहीं जाना तो पुलिस में तो चलूंगा ना, दिल्ली पुलिस में, खूब पही थी, किसके एमएससी कौन करे बेकार चीजें।
मैंने कहा था दिल्ली पुलिस में लग जाऊँ तो सेटअप बैठ जाएगा मेरा बढ़िया अच्छा खासा, और दिल्ली पुलिस में ऐसा ही वैसा ही लग जाऊंगा, वहीं सेट हो जाऊंगा। नहीं, घर से नहीं जाना, कुमेर का रहने वाला हूँ मैं, क्यों कुमेर से बाहर नहीं निकलना, अपन अपन को भरतपुर में भी घर नहीं बनाना, अपन को कहाँ रहना है, कुमेर में रहना। वो अपना सोच रहे थे, ये कि चला जाएगा हमारा क्या हुआ बुढ़ापे में, मैं अपना सिक्योर साइड खेली, सब कोई अपना सिक्योर खेलता है, ठीक है सर। फिर मैंने कहा एमएससी की बात आई, बीएससी वालों का एमएससी करेगा, मैं सब कर लूंगा। इस बार हुई कास्ट है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो जाट ऊपर से फौजी, कौन सुन रहा है, ठीक है सर, आदेश पारित हो गया, एक्ट निकल गया, ठीक है सर। अब क्या है साहब, हमने शुरुआत करी, हमने कही एमएससी मुझे उससे करा दो बॉटनी से, फिर बहुत शानदार थी बॉटनी, बहुत शानदार बॉटनी, पूरी ऑन द टिप्स थी, आज भी बहुत याद है, ठीक है ना। मैंने खूब कही, हाथ पैर जोड़े, मुझे बॉट नहीं, मैंने सर मान जाओ, नहीं। फिर मैंने एक आध दिन जिद पिद करी, खाना नहीं खाया, कितने दिन नहीं खाएगा, अपने आप मम्मी से कह दिया नहीं अपने आप खा लेगा, कितने दिन भूखा रहेगा, जब लगेगी तब अपने आप खा लेगा, तो ये लगती है भूख तो खाएंगे खाना, ठीक है। अपनी का चल रही थी साहब, ठीक है। घर वालों ने, पापा जी साथ में गए मेरे, और फॉर्म भरवाया केवल और केवल केमिस्ट्री का, मतलब मुझे पैसे तक नहीं दिए उन्होंने, किसको पैसे दे दूं कि बोर्ड कहीं उसका भरेगा बॉटनी का, केमिस्ट्री का भरेगा, भर दिया केमिस्ट्री का, परसेंट ठीक ठाक थी, नंबर आ गया तो करो भैया, फिर करी करी और करी, फिर पढ़ाई करी, केमिस्ट्री सीखनी शुरू करी। पहले तो रट्टा लगा रखा था, चीजें याद तो समझ में थोड़ी आती थी, फिर रट्टा लगा रखा था, फिर धीरे धीरे समझना शुरू किया, टाइम लगता गया, टाइम लगता गया, क्या फायदा रहा, जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। खूब कई साहब आरएएस की तैयारी कर लेने दो, क्या करेगा आरएएस फारएएस बन के, घर में रहे आराम से, ठीक है ना, वही हो रहा है। चलो देखो, तो हायर एजुकेशन में तो अपन को जाना नहीं है, फिक्स है। हमारे पिताजी की सोच ये लगता है थी, फिर मुझसे कहते थे कि शादी करूंगा तो तेरी फिजिक्स वाली लड़की से करूंगा, ठीक है ना, बड़ा। अच्छा, और हुआ भी यही, हुआ भी यही, फिजिक्स वाली मिल गई मुझे। अब इतना है उसकी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी नहीं है। चलो देखो, क्या हेडिंग लिखी है, बीएल लैम्बर्ट्स लॉ लिख लिया ना हेडिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पता नहीं क्या बच्चे आईआईटीएन पैदा होंगे क्या, क्या क्या सोचे, पढ़ना तो सबको ही पड़ता है, ऐसा कोई कंसेप्ट थोड़ी लगता है कि मम्मी पापा अगर आईएएस है तो बेटा आईएएस ही होगा, या फिर उन्हें लगता है एक फिजिक्स पढ़ाएगा, एक एक पे फिजिक्स है, इसके बाद मैथ रहा है, ये केमिस्ट्री है, इसके बाद बायो रहा है, बच्चे पीएमटी और आईआईटी में सेलेक्ट होंगे, ये मेहनत कराएंगे दोनों बैठ के, पता पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ हायर एजुकेशन के चक्कर में क्या है ये बेकार, पर इस थ्योरी को अब चेंज थोड़ी किया जा सकता है, एज तो निकल गई, एज तो ये पियर लैम्बर्ट लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the absorb the absorb light of incident radiation, the absorb light of incident radiation will be depend upon the will be depend upon the number of molecules, will be depend upon the number of molecules, and if absorption medium and if absorption medium will be present in a form of solution, and if absorption medium will be present in a form of solution, then it will be proportional to the molar concentration. वही एक ही स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को द्वारा लिखा रहा हूँ, then it will be proportional to the molar concentration and the width of the and the width of the medium, width of the medium, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। देखो अब लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप मत लिखना, A is proportional to B, कौन सा लॉ है, लैम्बर्ट्स लॉ। B is proportional to C, कौन सा लॉ है, Beer's लॉ। और फिर मैं क्या करूंगा, A is proportional to CV, ए प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो किसको लगाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, यहाँ पर तो लगाते हैं एप्सिलॉन सीबी, राइट डाउन।
सर मुझे मेरे घर वालों ने कंपनसेशन तो दे दिया, बुरा किया है और कंपनसेशन मिल गया, तुम्हें मिल जाएगा कंपनसेशन अगर बुरा होता है तो, पर घर वालों के हिसाब से करना, अपने हिसाब से किया तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, अरे वो नौकरी वाली नहीं वो तो मेरी किस्मत थी। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज प्रोपोर्शनल टू सी, मुझे मेरे जॉब बना के दे दिया है तो मेरे में, जब आराम से मेरे जॉब में साई बजा दूँ कंपनी यहाँ पे, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, सी कर लिया, ये कर लिया, ये लिख लिया। हाँ अगली लाइन में लिखो, हियर एप्सिलॉन इज द कोएफिशिएंट, हियर एप्सिलॉन इज द कोएफिशिएंट, here epsilon is a coefficient which will be known as, which will be known as extension coefficient, which will be known as extension coefficient. नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा पैराग्राफ चेंज करके, इफ अच्छा सी क्या है, यहाँ क्या है सी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को जो होता है वो उसको अपन डिटरमाइन करने के लिए अपन पढ़कर आए 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पढ़ी नहीं पढ़ी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन। देखो दोबारा क्या बोला है मैंने बताना, if the concentration, if the concentration of the solution become, if the concentration of the solution become 1 molarity and the width of the medium, and the width of the medium is 1 centimeter, 1 centimeter, then क्या हो जाएगा बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा C1 V1 A is equals to, then A is equals to epsilon, then A is equals to epsilon, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा नेक्स्ट, लिमिटेशंस, limitations of Beer-Lambert law, limitations of Beer-Lambert law, limitations of Beer-Lambert law। देखो बेटा in general condition, in general condition it is a important rule, in general condition it is a important rule, but in following condition, but in following condition, but in following condition it will be show, but in following condition it will be show deviation, it will be show deviation from its behavior, from its behavior, to follow this rule, to follow this rule, to follow this rule, following condition will be obey, to follow this rule, following condition will be obey। फर्स्ट पॉइंट लिखो, अच्छा बार बार मैं कह रहा हूँ इंसिडेंट लाइट कैसी होनी चाहिए, वेरी गुड, तो कंडीशन ये है कि मोनो जो लाइट है इंसिडेंट वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, अगर उसमें मल्टी क्रोमेटिक हो गई मतलब बहुत सारे कलर हो गए तो स्पेक्ट्रा नहीं आएगा, समझ में आ गया। आपको वर्ड यूज किया था ना क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटाइज्ड में मोनोक्रोमेटिक में तो केवल एक ही टाइप होगा और उसमें बहुत सारे टाइप होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंसिडेंट रेडिएशन बिकम मोनोक्रोमेटिक, इंसिडेंट रेडिएशन बिकम मोनोक्रोमेटिक, इंसिडेंट रेडिएशन बिकम मोनोक्रोमेटिक। अच्छा सैंपल पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो कैसे हो रही थी, वर्ड दिखा रहा था बार बार में, परपेंडिकुलर, तो फिक्स क्या है कैसी आनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, कि उसमें और एंगल मतलब 90 डिग्री का ही रहना चाहिए, एंगल में चेंजेस नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडिएशन शुड बी इंसिडेंट, रेडिएशन शुड बी इंसिडेंट ओनली, रेडिएशन शुड बी इंसिडेंट ओनली परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखो बेटा, in a presence of light radiation, in a presence of light radiation,
the coagulation of solution, the coagulation of solution does not be present, the coagulation of the solution does not be present. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, the value of epsilon will be depend upon the value of epsilon will be depend upon the temperature, will be depend upon the temperature, so the temperature become constant. याद करो, क्वांटम यील्ड एपरेटर सेटअप कराया था, किसमें रखा था, रिएक्शन वेसल, नहीं याद आ रहा, उसको क्या बोला था मैंने, थर्मो, इट मींस, देखो, इट मींस rejoin, it means apparatus should be present in thermostat. बता दे रहा मैं कब स्टार्ट करना है।